हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में हमारा मेन टॉपिक जो ऑक्सीडाइजेशन का चल रहा है वो है आज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, थोड़ा पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन रेस्पायरेशन हमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी जिसे क्रियाधर कहते हैं। ठीक है, श्वसन क्रियाधर के नाम से जानते हैं। और वो ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में हो सकता है। अर्थात वो सभी कंपोनेंट्स जो ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंस है उसमें यूज में आ सकते हैं। और यहाँ पे हमने उन सब का गैदरिंग जो थी वो कन्वर्ट किस में करी? ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो अबाउट देन 10 स्टेप्स में एक हमने प्रोसेस यहाँ पे देखी थी जिसको हमने CMP पाथवे के अंदर देखा कि ग्लूकोज जो है वो 10 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होकर क्या हो रहा था? पायरुविक एसिड। क्लियर है? ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी बात ये थी कि ग्लूकोज की जो 10 स्टेप या विभिन्न जो चरण थे उसमें मुख्य 3 प्रकार थे और 3 जो स्टेप्स कंप्लीट हुई थी उसमें था ग्लूकोज का सबसे पहले फास्फोरिलीकरण होना एनर्जी शोर से जुड़ के। दूसरा पॉइंट जो उसके अंदर आ रहा था दैट इज फास्फोरिलीकरण। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर यहां पे आ रहा था रिडक्शन से ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल गया था। किसमें? PgAl। 6 कार्बन से किस में आ गया था? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद में यहां पे हो रहा था फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन कंपोनेंट है। क्लियर है? रेस्पायरेशन में हमको जरूरत थी किसकी? रॉ मटेरियल की, वो है पायरुविक एसिड। लेकिन पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है या पायरुविक एसिड की जो आगे की रिएक्शंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि पायरुविक एसिड कहाँ है, एक चीज। दूसरा, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि एक सिंपल डायग्रामेटिकली मैं बात करूं तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन द्वारा ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो ग्लूकोज का जो अपघटन है पायरुविक में वो कहां कंप्लीट हो रहा है? इनटू द साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया एक शक्ति ग्रह के रूप में है, कह सकते हैं। ब्रेकडाउन यही हो रहा है, ऑक्सीकरण यही हो रहा है। ठीक है, सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसमें, परंतु यह डायरेक्ट ग्लूकोज का अपघटन करने में सक्षम नहीं है। हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो किस रूप में आ गया? पायरुविक एसिड, हेक्सो शुगर या ट्रायो शुगर के रूप में। तो ये आ चुका है। अब ये पायरुविक एसिड भी डायरेक्ट अंदर नहीं जा रहा, इसके लिए भी एक मध्यवर्ती की जरूरत होगी। और वो मध्यवर्ती कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर है? तो यहां पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले इस पायरुवेट एसिड का 2 घटनाक्रम कंप्लीट होते हैं। पहला, अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ता है तो वो एंजाइम इसको माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? इनर मेम्ब्रेन, जो कि क्रिस्टल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है? और ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। 2 घटनाक्रम से यहां पे, एंड दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये घटना कहां हो रही है?
साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट हो चुका है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड यहाँ पे रखा हुआ है, क्लियर है। तो आउटर मेम्ब्रेन में तो क्रॉस कर जाता है और कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। परंतु ये इनर वॉल जो कि क्रिस्टी की वॉल है, इसको क्रॉस करके अंदर आने के लिए इसे एक मध्यवर्ती की आवश्यकता होगी, और वो मध्यवर्ती एक तरीके से कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो कि यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, तथा डिहाइड्रोजनीकरण करेगा, जिसके बाद यहाँ पे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मोल्स को क्या करेगा, अंदर की तरफ ड्रॉप करता है, जहाँ पे कंप्लीट होती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल से ग्लूकोज में पहुंचने के लिए जो पायरुविक एसिड है वो 2 टाइप के पाथवेज अपनाता है। अगर इसको मिल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, देन ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स। ये बहुत काम की चीज़ है समझने की। लेकिन अगर इसे एसिटाइल नहीं मिलता है और इसका कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज, और इसे एसिटाइल एंजाइम नहीं मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, क्लियर है। और ऐसे में यहां पे ये क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और वहीं अगर ये एसिटाइल से जुड़ जाता है तो ये जाता है किस में, क्रेब्स साइकिल में, और वहां इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन, और विभिन्न चक्रों के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण, और फाइनली बनता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की रिकवरी। तो ये कहलाता है एरोबिक। ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं पायरुविक एसिड के फ्यूचर के, कि पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में किससे जुड़ता है, क्लियर है। तो यहाँ हम इन्हीं दोनों घटनाक्रमों को चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पायरुविक एसिड के जो ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलेशन है उसमें अनेक एंजाइम संकुलों की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए क्या क्या, फर्स्ट हमें चाहिए पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। दूसरा हमें यहाँ पे मध्यवर्तियों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज टीपीपी। ये हो गया थायमीन, पायरोफॉस्फेट। एक हमें पड़ेगी यहाँ पे लिपोइक एसिड, जो कि ये दोनों के दोनों एनएरोबिक में भी मदद का क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती के रूप में काम आते हैं, एसिटिक एसिड, क्लियर है। एक हमें यहाँ पे अगर अपन कहें तो मेनली पड़ेगी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एक संकुल की जरूरत पड़ेगी। ये एक मध्यवर्ती के रूप में है, मीडियम। और एंजाइम्स जो हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वो हमको एंजाइम जरूरत पड़ेगी सबसे पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, सॉरी डीकार्बोक्सिलेज। लिपोइड ट्रांसफेरेज, एंड पायरुवेट या लिपोएट डिहाइड्रोजनेज। इसके अलावा
जरूरत पड़ेगी मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो यहाँ पे एक तरीके से सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है, तो पायरुविक एसिड का सबसे पहले टीपीपी के साथ में क्या होता है, कॉम्बिनेशन थाइमिन पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे एंजाइम आता है डी कार्बोक्सिलेज, और ये पायरुविक एसिड का क्या कर देता है, डी कार्बोक्सिलीकरण जो है वो संपन्न करता है। तो प्रथम चरण में हम अगर इसको एक रिएक्शन के रूप में समझाएं तो हम कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट हो गई हमारी पायरुविक एसिड प्लस शॉर्ट में कर देता हूं टीपीपी, क्योंकि लॉन्ग में यहां लिख चुका हूं थाइमिन पायरोफॉस्फेट, और यहां पे एंजाइम जो आ रहा है वो हो गया पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में, और ये यहाँ पे बना देता है एसिटाइल टीपीपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टीपीपी कॉम्प्लेक्स। और जब पायरुविक एसिड से एक CO2 मॉलिक्यूल टूट रहा है तो ये जो एसिटाइल जो टीपीपी कॉम्प्लेक्स है, ये अब 3 कार्बन की जगह कितना कार्बन उत्पाद बन गया, 2 कार्बन उत्पाद बन चुका है। सेकंड स्टेप, तुरंत ही ये जो एसिटाइल टीपीपी कॉम्प्लेक्स बना है, ये इसके एसिटाइल या एसिड एल्डिहाइड जो ग्रुप है CHO एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसके साथ में क्या करता है, ऑक्सीकरण की रिएक्शन होती है, और वहां पे कौन क्रिया करता है उससे, LP एसिटाइल टीपीपी कॉम्प्लेक्स जो है वो किससे रिएक्शन करेगा, लिपोइक एसिड से। अगर अपन बताएं तो CH3CO यहां बनाता हूं CH3CO COOH। ठीक है, ये है, इसमें जो ही टीपीपी में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की क्रिया हुई तो यहां क्या बन गया, ये CO2 क्या हो गई है, बाहर निष्कासित हो गई है। तो हमारे पास हो गया CH3COH TPP, ये फॉर्मूला रहा। तो यहाँ पे CH3COH फॉर्मूलेट में हमको समझना आसान हो जाएगा। जो TPP है वहाँ पे इसके एल्डिहाइड से कौन रिएक्शन कर रहा है, लिपोइक एसिड LP। हम इसको शॉर्ट में LA भी लिख देते हैं क्योंकि ये लिपोइक एस्टिक एसिड है LA। तो ये जो लिपोइक एसिड है ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या कर देता है, TPP को स्थानांतरित कर देता है और खुद जुड़ जाता है। तो दैट इज एसिटाइल LP कॉम्प्लेक्स, और TPP को क्या कर देता है, रिमूव कर देगा। और ये TPP जो है वो पुनः दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित और डी कार्बोक्सिलेज करने में सहायक होती है। तो ये जो LP जुड़ा है इसको हम बोल रहेंगे एसिटाइल हाइड्रो फॉस्फेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट में पायरुविक एसिड जो है वो टीपीपी के साथ जुड़ा है, और सेकंड में जो है वो क्या जुड़ गया, जो एसिटाइल ग्रुप था CH3COH उसके एल्डिहाइड ग्रुप से कौन जुड़ गया, लिपोइक एसिड, और टीपीपी को क्या कर दिया इसने, फ्री, टीपीपी फ्री हो गया, और ये हो गया हाइड्रोलिपोएट। और यहां पे अगर एंजाइम्स की हम बात करें तो हमारा एंजाइम हो जाएगा लिपोएट ट्रांसफेरेज। लिपोएट ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, स्टेप
स्टेप थर्ड के अंदर जो एसिटाइल हाइड्रो लिपोएट, ठीक है, वो रिएक्शन करता है एसिटाइल या कोएंजाइम ASH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेनली किसकी एडिशन होएगी, वाटर मॉलिक्यूल की, जिसका जलीय अपघटन होगा, और यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा एक तरीके से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और डिहाइड्रोजनेज के कारण जो लिपोइड एंजाइम जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहां पे एसिटाइल से कौन जुड़ेगा, कोएंजाइम A, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ASH संकुल अर्थात कॉम्प्लेक्स, और यहां पे लिपोइक एसिड जो है वो पुनः क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यहां पे ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो लिपोइक एसिड है ये अभी इस वक्त के किस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे H2O के डिहाइड्रोजनेज होने के कारण स्टेप 4 इसमें और दर्शा देते हैं। स्टेप 4 में जो NAD+ है वो एक तरीके से ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, और यहाँ पे लिपोइक एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से किस फॉर्म में आ गया, रिड्यूस फॉर्म में। क्लियर है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, NADH2 को क्या करा देगा, अब ऑक्सीकृत करवा देगा, वो सॉरी रिड्यूस करा देगा, और ये हो गया NADH2, और लिपोइक एसिड पूर्ण क्या हो जाएगा, फ्री, और ये लिपोइक एसिड श्रृंखला को वापस क्या करेगा, स्टार्ट करेगा दूसरे पायरुविक एसिड के साथ। तो इन 4 स्टेप्स को हम एक सिंपल कॉमन स्टेप में भी अगर इसको लिखें, कॉमन स्टेप में अगर इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं पायरुविक एसिड। एग्जाम के लिए ये तो इलिबरेट किया आपके लिए, एग्जाम में तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A, ठीक है, और ये हो गया मल्टीपल एंजाइम्स, और वो कौन कौन से हैं, लाइक पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है। और इसमें सहयोगियों के रूप में कौन कौन है, सहयोगी के रूप में TPP, सहयोगी रूप में लिपोइक एसिड, सहयोगी के रूप में मैग्नीशियम आयंस, सहयोगी के रूप में बीच में कौन आ रहा है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल, और सहयोगी के रूप में कौन आ रहा है, एक ऑक्सीकृत NAD+। क्लियर है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनती है, ये हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम ASH, क्योंकि ये इसका एक संकुल है, प्लस क्या बन गया, CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है, प्लस NADH2। तो ये एक सिंपल समीकरण के रूप में पूरी रिएक्शन आ जाती है, जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A से रिएक्शन करके किस में बदल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी मेम्ब्रेन से अंदर कहाँ आ जाता है, मैट्रिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ये घटनाक्रम, तो हम अगर इसको समझें तो ये रेस्पायरेशन का मुख्य एक तरीके से मध्यवर्ती है, इसके बिना क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, परंतु ये क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारी साइकिल चलती है मेन क्रेब्स साइकिल। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम शुरुआत में इसको जोड़ेंगे। ये ETC साइकिल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्रेब्स साइकिल के लिए भी। अब हम आते हैं क्रेब्स साइकिल पे। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले सर हैंस ए क्रेब ने लगभग 1937 में माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स में इसको ढूंढा, ठीक है। और उन्हीं के सम्मान में इसे क्रेब्स साइकिल हम कहते हैं। और उनका ये मानना था या उन्होंने सुझाव दिया कि जो पायरुविक एसिड के मध्यवर्ती यौगिक हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं और ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। दैट इज क्रेब्स साइकिल। एक नाम और है इसका TCA। TCA नाम इसलिए दिया जाता है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, इसीलिए इसको TCA नाम भी दिया जाता है। और एक इसमें जो प्रथम 6 कार्बन का उत्पाद है, प्रथम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद, जो कि ग्रहण करता है किसको, एसिटाइल कोएंजाइम A को, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो उसी के नाम पे इसके 3 नाम हो गए, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, TCA साइकिल एंड सिट्रिक साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो ये मिटा देता हूं ताकि हमारे सर्कल में बीच में नहीं आए, ये जरूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे। तो उस अभिक्रिया को हम वापस लिखते हैं जो हमने प्रारंभ में लिखी थी। पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ASH, क्लियर है। और इसमें जो मेन मध्यवर्ती हैं उनको हम लिख देते हैं। इसमें हमको क्या मिल रहा है, इसमें हमको मिल रहा है एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, एक NADH2 जो है वो रिलीज हो रहा है। और इसमें जो एंजाइम्स हैं वो है पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है। और यहां अगर अपन बात करें तो ये क्या है, ये है CH3CO, ठीक है, CH3CO, ओनली CO, क्योंकि 2 कार्बन कंपोनेंट है ये। और कोएंजाइम A कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना ये एक 2 कार्बन की श्रृंखला है। पायरुविक एसिड कितने बने थे, 2, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड। अतः ये जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं ये एक पायरुविक एसिड की है। सेम इसी के सापेक्ष दूसरे मॉलिक्यूल की भी साइकिल चल रही होगी। तो हम एनर्जी का जो प्रोडक्शन मानते हैं तो ओवरऑल एनर्जी रेस्पिरेशन में, तो वो हम किससे मानेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो एक्चुअली में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ग्लाइकोलाइसिस और यहाँ पे 2 क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो इसके पैरेलल दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होगी या इसी माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरी जगह पे हो रही होगी। तो यहाँ हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे पहले से जो उत्पाद है एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, वो इसके साथ क्या करता है, सबसे पहले रिएक्शन, और ये इसके साथ जुड़ता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो कितना, 4 कार्बन
मॉलिक्यूल है। और यहां पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा सिंथेटेज। सिंथेटेज एंजाइम क्यों आया? क्योंकि 4 कार्बन श्रृंखला और 2 कार्बन श्रृंखला को वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जिसकी वजह से बनता है एक प्रथम उत्पाद 6 कार्बन कंपोनेंट सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है 6 कार्बन कंपोनेंट फर्स्ट। और इस पूरे घटनाक्रम में जो हमें चाहिए वो क्या क्या है, यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल समाकलित होगा और इसी के साथ में को एंजाइम A जो था SH कॉम्प्लेक्स वो पुनः क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा बाहर की ओर, जो कि एक मध्यवर्ती सक्सेनाइल कोएंजाइम A में काम आएगा, प्लस वापस पायरुवेट जो पायरुविक एसिड की जो रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन की, उसमें क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे सिट्रिक एसिड जो है वो बन गया सिंथेटेज एंजाइम, फर्स्ट चरण कंप्लीट। इसको हम समीकरणबद्ध में बाद में कर लेते हैं, पहले इसको एक साइकिल की फॉर्म में समझ लेते हैं पूरा। ये हो गया। अब सिट्रिक एसिड जो है ये प्रथम उत्पाद बन चुका है इसमें, तो सिट्रिक एसिड यहां पे एक आइसोमराइजेशन प्रोसेस, आइसोमराइजेशन का मतलब समस्थानिक, ठीक है, एक जैसा ही। तो यहां पे सिट्रिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके क्या बनाता है, सिस एकोनिटिक एसिड। और ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है ये ज्यादा देर एक तरीके से स्थायी उत्पाद के रूप में नहीं रहता और पुनः जल ग्रहण करके वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइसो सिट्रिक एसिड में। और इसमें जो एंजाइम चाहिए वो हो गया एकोनिटेज, एकोनिटेज। और ये अभी भी से कितना चल रहा है, 6 कार्बन कंपोनेंट्स चल रहे हैं। सिट्रिक एसिड से यहां पे बन गया सिस एकोनिटिक एसिड, और सिस एकोनिटिक एसिड से यहां पे क्या बन रहा है, आइसोसिट्रिक। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लेने के बाद सिट्रिक एसिड में क्या होगी घटना, डीहाइड्रोजनेज की, और ये बनाता है ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड। और ये सबसे मेन जो मध्यवर्ती उत्पाद है यहाँ पे ये एक ऑक्सीडाइज NAD+, जो कि क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और ये बनाता है NADH2 मैग्नीशियम आयंस। और यहाँ पे जो मेन एंजाइम आ जाएगा वो हो गया डीहाइड्रोजिनेज। क्लियर है, ये हो गया। और अब ऑक्जेलो जो एक्सटिक एसिड है, वो सॉरी सक्सेनिक एसिड जो है वो यहां पे एक विशिष्ट एंजाइम, कौन सा, डी कार्बोक्सिलेज, एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेंगे, एक प्रथम CO2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिलीज। तो 6 में से अगर एक कार्बन रिलीज हुआ है तो हमारे पास यहाँ